कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्त एक साथ अपनी गाड़ी से घूमने निकले थे। जब वे मकई के एक विशाल खेत के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक आसमान में कौवों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। देखते ही देखते वे कौवे पागलपन की हद तक गाड़ी के सामने वाले शीशे से टकराने लगे। धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे खेत के अंदर जा घुसी। खुशकिस्मती से सबने सीट बेल्ट पहनी थी, जिससे उनकी जान बच गई। होश में आते ही आर्यन ने देखा कि अगली सीट पर बैठा उसका दोस्त कबीर गायब है। रोहन ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उस सुनसान इलाके में सिग्नल बिल्कुल नहीं थे। तभी रोहन की नजर दूर खेत के बीच बने एक पुराने लकड़ी के मकान पर पड़ी। उन्हें लगा कि शायद कबीर मदद के लिए वहीं गया होगा। रोहन और समीर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए उस मकान की तरफ चल दिए, जबकि आर्यन और समीर की गर्लफ्रेंड रिया वहीं गाड़ी के पास रुक गए। खेत के अंदर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी भूल भुलैया में आ गए हैं। जो घर पास दिख रहा था, वहां तक पहुंचने में उन्हें घंटों लग गए। रास्ते में उन्हें एक पुरानी लावारिस गाड़ी मिली, जिसके शीशे पर भी कौवे के टकराने के वैसे ही निशान थे। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पहले भी हादसे हो चुके हैं। खेत के बीच समीर को जमीन पर हजारों मरे हुए कौवे और एक अजीब सा दिखने वाला पुतला स्कैरक्रो मिला। समीर उस पुतले के खंबे पर चढ़ा ताकि ऊंचाई से रास्ता देख सके। वहां से घर साफ दिखने लगा और वे किसी तरह मकान तक पहुंच गए। घर के अंदर सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ऊपर की मंजिल से आवाज सुनकर जब वे कमरे में पहुंचे तो दंग रह गए। उनका दोस्त कबीर वहां बैठा पागलों की तरह सिलाई मशीन चला रहा था। वो बुरी तरह जख्मी था और फटे हुए बोरे से एक डरावना नकाब सी रहा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, वो जैसे किसी के वश में था। उधर सड़क पर आर्यन कार ठीक करने की कोशिश कर रहा था और रिया सड़क किनारे टहल रही थी। तभी रिया को खेत में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जो पलक झपकते ही ओझल हो गया। रिया ने उसका पीछा किया तो उसे वहां एक पुतला खड़ा मिला। जैसे ही उसने उस पुतले का चेहरा देखने के लिए नकाब उठाया, उसके अंदर खौफनाक नुकीले दांत नजर आए। रिया चिल्लाई। आर्यन दौड़कर आया, लेकिन उसने रिया की बात को मजाक समझा। रिया गुस्से और डर में अकेले ही खेत में समीर को ढूंढने निकल गई। आर्यन भी उसके पीछे भागा, लेकिन रिया की रफ्तार बहुत तेज थी। अचानक रिया को लगा कि कोई बहुत तेजी से उसके पीछे आ रहा है। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि बिजली की फुर्ती वाला एक शैतानी साया था। रिया की चीख सुनकर रोहन और समीर मकान से बाहर भागे। रात के अंधेरे में उन्हें रिया एक खंभे पर उल्टी लटकी हुई मिली। उसका शरीर खून से लथपथ था और वो मर चुकी थी। जैसे ही समीर ने उसकी लाश को उतारने की कोशिश की, खेत से फिर वही शिकारी साया निकला और पल भर में रिया की लाश को खींचकर अंधेरे में ले गया। अब वे चारों तरफ से मौत से घिर चुके थे। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस साये को जमीन पर पटक दिया, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो दंग रह गया। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पुतला स्कैरक्रो था। समीर उस पर वार करता रहा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और पुतला निकला और अपने नुकीले नाखूनों से समीर के कंधे को बुरी तरह चीर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड रिया की लाश को अपनी आंखों के सामने खिंचते हुए देखकर भी समीर बेबस था, क्योंकि वो खुद बुरी तरह घायल हो चुका था। किसी तरह दर्द सहते हुए समीर खेत से बाहर रेंग कर निकला। रोहन उसे वापस आता देख मदद के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वे खेत की सीमा पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे पुतले खेत से बाहर नहीं निकल सकते। तीनों ने फैसला किया कि फिलहाल उस लकड़ी के पुराने मकान में रहना ही सबसे सुरक्षित है। समीर के जख्मों पर पट्टी बांधने के बाद रोहन ऊपर की मंजिल पर यह देखने गया कि कबीर अभी भी वहां है या नहीं, लेकिन जब उसने कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था। कबीर रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। रोहन ने तुरंत ये बात समीर को बताई। समीर, जो अपने दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, रोहन को लेकर घर के पिछवाड़े गया ताकि वहां से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। पिछवाड़े में उन्हें कुछ पुरानी गाड़ियां खड़ी मिली। उनमें से एक गाड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें उसकी चाबी नहीं मिली। तभी अलमारी के ऊपर रोहन को एक पुतला बैठा हुआ दिखा। जैसे ही वो उसे देखने आगे बढ़ा, वो पुतला हिलने लगा। रोहन बुरी तरह घबरा गया। उसी पल उसकी नजर छत की बल्ली पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। कौवे की आंखों में देखते ही रोहन को कुछ अजीब से दृश्य, फ्लैशबैक्स दिखने लगे। उसने देखा कि एक पिता अपने बड़े बेटे को जानवरों को चीरना फाड़ना सिखा रहा है और उसकी कुशलता से बहुत खुश है। तभी पिता की नजर कोने में दुबके अपने छोटे बेटे पर पड़ी, जो डर से कांप रहा था। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ा बेटा निडर और क्रूर था, जिसे पिता प्यार करता था, जबकि छोटा बेटा डरपोक था और हमेशा पिता की डांट मार खाता रहता था। समीर की जोरदार आवाज ने रोहन को इस भयानक सपने से बाहर निकाला। दूसरी तरफ आर्यन घर के कमरों में खुद को बचाने के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी एक चाबी पर पड़ी। उसने उसे झपट लिया, लेकिन तभी उसे एक साया दिखाई दिया। डर के मारे उसने खुद को ऊपर के एक कमरे में बंद कर लिया। खिड़की से बाहर झांकते समय उसने देखा कि वही साया मुख्य दरवाजे से घर के अंदर आ गया है। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई और सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट सुनाई देने लगी।
आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने आया। मरी हुई रिया वहां खड़ी थी और चल रही थी। आर्यन की हालत खराब हो गई, लेकिन रिया ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सीधे सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ गई और कपड़े सिलने लगी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, समीर और रोहन वहां पहुंच गए। आर्यन ने चिल्लाकर बताया कि रिया अंदर है। समीर, जो रिया के गम में पागल हो रहा था, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। समीर कुल्हाड़ी ढूंढने स्टोर रूम की तरफ भागा, जबकि रोहन ने आर्यन को खिड़की से बाहर कूदने को कहा। लेकिन जैसे ही आर्यन खिड़की तक पहुंचा, रिया ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे उसकी उंगलियों में चोट आ गई। जब समीर कुल्हाड़ी लेकर वापस आया और दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था। रिया फिर से गायब हो चुकी थी। अब आर्यन और रुकना नहीं चाहता था। उसने गाड़ी की चाबी दिखाई और सब कुछ चलने को कहा, लेकिन समीर अड़ गया कि वो रिया को बिना लिए नहीं जाएगा, और उसने आर्यन से चाबी छीन ली। दोनों के बीच बहस देख रोहन थोड़ा सुकून पाने के लिए बाहर निकला, लेकिन उसे फिर से वही दृश्य दिखने लगे। उसने देखा कि वो छोटा लड़का खेत में उसे बुला रहा है। पीछा करते हुए रोहन ने देखा कि उस छोटे लड़के ने अपने ही बड़े भाई को मार डाला है। रोहन वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसका पैर एक फंदे में फंस गया और वो लकड़ी के खंभे पर उल्टा लटक गया। तभी एक पुतला वहां पहुंचा और अपने नाखूनों से रोहन के शरीर को चीरने लगा। रोहन को लगा कि उसका अंत करीब है। तभी समीर वहां अपनी कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया और एक ही वार में पुतले का सिर चकनाचूर कर दिया। समीर ने रोहन को बचाया और वापस मकान में ले आया। जख्मों को साफ करने के बाद वे दोनों स्टोर रूम में हथियार खोजने गए। किस्मत ने साथ दिया और उन्हें वहां एक पुरानी शिकारी बंदूक शॉटगन मिल गई। तभी मकान के अंदर डरे हुए आर्यन ने हिम्मत जुटाई और तारों को आपस में जोड़कर पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करने में कामयाब हो गया। वो बिना सोचे समझे गाड़ी को सीधे ममकई के खेत में ले गया ताकि इस नरक से भाग सके। समीर ने जब गाड़ी की आवाज सुनी तो वो अपनी शिकारी बंदूक लेकर उसके पीछे भागा, लेकिन बदकिस्मती ने आर्यन का साथ नहीं दिया। खेत के बीच उसकी गाड़ी एक पुराने खंभे से टकराकर रुक गई। वो बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि एक पुतला स्केरक्रो बिजली की तरह उसकी गाड़ी की छत पर आ गिरा। उसने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया और आर्यन को दबोचने के लिए अंदर घुस गया। पुतला आधा अंदर फंसा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर आर्यन ने उसका नकाब खींच लिया। नकाब उतरते ही आर्यन की चीख निकल गई। वो पुतला कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ दोस्त कबीर था। तभी समीर वहां पहुंचा और उसने आर्यन को वहां से भागने को कहा और खुद कवर देने के लिए रुक गया। आर्यन अभी कुछ ही दूर गया था कि समीर के सामने एक और पुतला आ खड़ा हुआ। उसकी कद काठी देखकर समीर समझ गया कि ये उसकी गर्लफ्रेंड रिया है। समीर ने अपनी बंदूक नीचे कर दी और हार मानकर उसके करीब चला गया। उसे लगा शायद रिया के अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, लेकिन उस साये ने बिना रहम किए समीर पर जानलेवा हमला कर दिया। उधर मकान में अकेले बचे रोहन को फिर से वही भयानक दृश्य दिखने लगे। उसने देखा कि वो छोटा लड़का खेत से निकलकर ऊपर कमरे में गया। वहां उसने एक नया नकाब सिला और फिर बाहर जाकर अपने भाई की लाश को पुतला बनाकर खंभे पर टांग दिया। तभी घायल और बदहवास आर्यन वापस मकान में पहुंचा, जिससे रोहन का ध्यान टूटा। बाहर से आती समीर की चीखें सुनकर वे समझ गए कि अब वो भी नहीं रहा। 5 दोस्तों में से अब सिर्फ आर्यन और रोहन जिंदा थे। रोहन को अब पूरी बात समझ आ चुकी थी। उस लड़के की आत्मा इस खेत से बाहर नहीं जा सकती थी। वो जो भी इंसान इस खेत में कदम रखता, उसे मारकर उसके शरीर को अपना शिकार बनाने का जरिया पुतला बना लेता था। रोहन ने गौर किया कि जब वे पहली बार खेत पार कर रहे थे, तब उन पर हमला क्यों नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि उस वक्त मारा गया कबीर ऊपर कमरे में नकाब सिल रहा था। उस शैतानी ताकत का नियम था कि वो एक बार में एक ही शरीर को नियंत्रित कर सकता है, और नया शिकार करने से पहले उसे नकाब सिलना जरूरी था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तभी उन्होंने देखा कि समीर की लाश अपने आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में चली गई और सिलाई मशीन चलने लगी। रोहन समझ गया कि यही भागने का सही मौका है। वे दोनों जरूरी सामान लेकर खेत की तरफ भागे, लेकिन अभी वे खेत के बीच ही पहुंचे थे कि ऊपर कमरे की लाइट बुझ गई। सिलाई मशीन का काम उम्मीद से पहले पूरा हो चुका था और मौत का साया फिर से उनके पीछे था। रोहन ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वो पूरे खेत में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देगा ताकि उन पुतलों के छिपने की जगह खत्म हो जाए। आर्यन बंदूक लेकर उसकी रक्षा करने लगा, लेकिन इससे पहले कि आर्यन गोली चला पाता, एक पुतले ने उसे जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया।
उधर रोहन आग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका लाइटर बार बार धोखा दे रहा था। अचानक एक मुक्का उसके सिर पर पड़ा और वो बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो खंभे से बंधा हुआ था। उसके सामने आर्यन उल्टा लटका हुआ था और एक पुतला उसे बेरहमी से तड़पा रहा था। तभी रोहन को अपने विजन में देखा हुआ वो हथियार याद आया जिससे छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा था। उसने पास ही पड़ा वो कांटा उठाया और पूरी ताकत से पुतले के शरीर में उतार दिया। उसे लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन वो पुतला फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया। आर्यन ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रोहन को भागने का मौका दिया। रोहन खेत के किनारे तक पहुंच तो गया, लेकिन जख्मों और थकान की वजह से वहीं गिर पड़ा। उसे सड़क पर एक गाड़ी आती हुई दिखी। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वो पुराना साया धीरे धीरे रेंगते हुए उसके पास आया और मकई के पौधों के पीछे छिपकर नए शिकार का इंतजार करने लगा। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टॉर्च की रोशनी में उसने जमीन पर गिरे रोहन को देखा। अब ये साफ नहीं था कि रोहन बच पाएगा या वो अनजान ड्राइवर भी